कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है। उस लड़की को बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा ही खा लिया हो। और उस लड़की की डेड बॉडी के पास एक आदमी बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। और फिर हमें पता चलता है ये आदमी इस लड़की का फादर है और इस लड़की को इसी ने मारा है, वो भी एक बार नहीं, पूरे 99 बार। जैसे तैसे उसका फादर खड़ा होता है और बताता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो ये मौका गवाएगा नहीं। वो इस बार अपनी डॉटर को बचा के रहेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उस आदमी की आंखें खुलती हैं। होश में आने के बाद वो आदमी नेशनल टीवी देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है पूरी दुनिया में एपोक्लिप्स आ चुका है। चारों तरफ ज़ॉम्बी मच्छरों की तरह घूम रहे हैं और वो जिन्हें भी काटते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी उसकी डॉटर वहाँ पे आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। अब ये दोनों इतनी बेकार दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। हालांकि इस आदमी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। अपनी बेटी की मौत की वजह से इस आदमी को इतना बुरा लगता है कि ये सुसाइड कर लेता है और इन दोनों की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और इसके सामने एक गॉडेस आ जाती है। वो गॉडेस इस आदमी को एक और मौका देती है फिर से जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। और वाकई में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये आदमी फिर से उसी टाइम पे आ जाता है जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ था। वो उठ के देखता है तो उसे भरोसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी उसका ध्यान आईने पे जाता है जहां उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर नंबर बने हुए थे। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ये नंबर क्यों बने हुए हैं। लेकिन उसके पास इन नंबर्स को समझने का टाइम नहीं था क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे। वो जल्दी से अपनी डॉटर के पास जाता है, उसे जोर जोर से जगाने लगता है। उसकी बेटी अपने फादर की आवाज सुन के उठ जाती है और उसे काफी ज्यादा डांटती भी है क्योंकि रात के लगभग 12 बज रहे थे। फिर वो आदमी बौखलाया हुआ अपनी बेटी से पूछता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उसकी बेटी को लगता है कि उसके फादर को कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती उसका फादर उसके साथ घर से बाहर जाने लगता है। अपने फादर के साथ जाते जाते उसकी बेटी उससे पूछती है ये सब चल क्या रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उसका फादर उसे बताता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अगर हम जरा सी भी देर रुके तो हमारी मौत तय है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है और इसी तरह ये दोनों मारे जाते हैं। एक बार फिर उस आदमी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके सर पे बना हुआ नंबर माइनस हो चुका है और अब वो समझ जाता है कि उसके पास 98 लाइफ और बची हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ये आदमी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है, लेकिन इन द एंड उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये आदमी डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बेटी के साथ ही मर जाएगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने आप को गोली मार लेता है। एक बार फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठ के बैठ जाता है। इस बार वो अपनी बेटी को बिना जगाए सारा सामान खुद ही पैक कर रहा था। रात में इतनी आवाज हो रही थी तो उसकी बेटी जाग जाती है और अपने फादर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसका डैड उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देखता है, जिसे देख के वो लड़की डर जाती है। लेकिन वो आदमी अपनी बेटी को कुछ भी नहीं करता और उसे गले लगा लेता है। एक बार फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है इस आदमी के पास बस एक और मौका बचा है अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने का। लेकिन इसके लिए अच्छी बात यह है कि इसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां इसकी बेटी और ये दोनों बच सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां सोल्जर्स हैं, जहां किसी भी तरीके का ज़ॉम्बी वायरस नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी की मौत सिटी तक पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इस बार ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिटी के अंदर बिताता है और इस बात को अच्छी तरह से कंफर्म कर लेता है कि ये सिटी 100% सेफ है। जब उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है तो वो फिर से खुद को गोली मार लेता है। एक बार फिर से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपनी बेटी के साथ बैग बांध के घर से जाने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार मामला बहुत सीरियस है क्योंकि अब उसके पास कोई और जिंदगी नहीं बची। अगर वो इस बार मर गया तो मर गया। आगे ये आदमी बताता है इसने 40 साल लगा दिए, लेकिन ये एक भी बार अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी बेटी को बचा के रहेगा। और जब वो अपना दरवाजा खोलता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने इतने सारे ज़ॉम्बी थे कि सड़क पे निकलने की जगह नहीं थी। ये आदमी इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख के फ्रीज हो चुका था
क्योंकि ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। अब उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, सारे के सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। तभी उसकी बेटी उसे आवाज लगाती है कि घर के अंदर आ जाओ, लेकिन वो अपनी बेटी को घर के अंदर धक्का दे देता है और खुद घर का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी अगर कोई ज़ॉम्बीज़ को रोकेगा नहीं तो वो घर के अंदर आसानी से आ जाएंगे। लेकिन उसकी बेटी बार बार अपने फादर को आवाज लगा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी और उससे कह रही थी कि जल्दी से अंदर आ जाओ, लेकिन उसका बाप दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसने अपने मन में ठान रखा था चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़ॉम्बीज़ को अंदर नहीं जाने देगा। ज़ॉम्बीज़ उसे जगह जगह काटना चालू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी वहां से हट नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी 99 बार मर चुका है और उसे मरने की आदत सी हो गई है। वो याद करता है कि उसे कितनी खुशी मिली थी जब वो पहली बार डैड बना था, लेकिन वो 99 बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर चुका है और वो एक भी बार नहीं बची। इस बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो बचा कुचा सारा जोर लगा देता है उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए, और अचानक उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, यहाँ तक कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ को फेंक देता है। जब एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसे आसानी से मार देता है। फिर वो एक के बाद एक सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता जा रहा था। ज़ॉम्बीज़ उसे काट रहे थे, लेकिन वो ही उल्टा ज़ॉम्बीज़ को काट ले रहा था। उसे अब ज़ॉम्बी वायरस से कुछ नहीं हो रहा था और एक एक करके वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। उसकी पूरी बॉडी चारों तरफ से फटी हुई थी, लेकिन अब वो काफी ज्यादा मस्कुलर हो चुका है। उसके अंदर पता नहीं कैसी अजीब सी ताकतें आ चुकी हैं। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है। उसकी बेटी दरवाजे के पीछे बैठी बैठी रो रही थी, लेकिन वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मॉल के बाहर हमारा हीरो पहुंच जाता है। मॉल की प्रोटेक्शन कर रहे कुछ मिलिट्री के सोल्जर उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आसपास चारों तरफ ज़ॉम्बी हैं, तुम यहाँ पहुंचे कैसे? जब हमारा हीरो उसकी बातों का जवाब नहीं देता तो वो भड़क जाता है। वो उससे कहता है या तो मेरे बात का जवाब दे दो वरना मैं तुम्हारी खोपड़े में छेद कर दूंगा। लेकिन हमारा हीरो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। अब उस मिलिट्री सोल्जर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ उनकी कमांडर आ जाती है और हमारे हीरो से कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका नाम क्या है, बड़ा ही अजीब सा है, तो हम इसे कैप्टन चा कह के बुलाएंगे। बेसिकली इसका पहला नाम चा है। कैप्टन चा हमारे हीरो से कहती है यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चुपचाप दफा हो जाओ। तभी हमारा हीरो कहता है कि उसकी डॉटर बहुत दिनों से घूम रही है और उसे अस्थमा की बीमारी है और उसका अस्थमा और भी ज्यादा बेकार हो चुका है, और इस एक्टिंग में उसकी डॉटर भी उसका साथ देने लगती है। वो भी खांसने लगती है जैसे उसे सच में अस्थमा हो। हमारा हीरो कैप्टन चा से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मदद कर दो वरना उसकी डॉटर मारी जाएगी। अगर आप मुझे अंदर नहीं ले सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी डॉटर को ही ले लो। हमारे हीरो की बात सुन के कैप्टन चा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी यूनिट का दूसरा सोल्जर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी कैप्टन को इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हें लगता है हमारी कैप्टन इतनी ज्यादा इमोशनल है कि वो तुम्हारी बातों में आ जाएंगी? लेकिन ऐसा ही होता है, उसकी कैप्टन रोने लगती है। ये देख के उस सोल्जर को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। कैप्टन चा अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि उन्हें आने दो अंदर, जिसके बाद कैप्टन वापस मॉल में चली जाती है। हमारा हीरो बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका नेचर कभी चेंज नहीं होने वाला। बेसिकली वो 99 बार ऑलरेडी इससे मिल चुका है। कैप्टन चा के जाने के बाद उसकी बेटी काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो अपने बाप से कहती है हमारा ये प्लान नहीं था, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं बीमार हूँ? तभी वहाँ एक सोल्जर आ जाता है। वो उनसे कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो। तभी उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं और सर दर्द होने लगता है। सोल्जर को लगता है कि ये मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहती है। वो उस लड़की से कहता है बस करो, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रही हो। लेकिन उसका बाप उसे संभालता है और हमें बताता है दामी की दिमागी हालत काफी ज्यादा हिली हुई है। ये लड़की वो हादसा अभी तक भूली नहीं है जहाँ ढेरों ज़ॉम्बी ने मुझ पे अटैक कर दिया था। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे जिंदा हूँ, जबकि मुझे ढेरों ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। मुझे तो लगता है कि मैं खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। आगे वो बताता है वो इस
मार्केट के अंदर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ काफी सारा खाना है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो इस मार्ट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तभी उसका ध्यान जाता है कि मॉल के बाजू वाली बिल्डिंग टूटी हुई है, लेकिन ये पिछली एक भी जिंदगी में नहीं टूटी थी। ये बात वो सोल्जर से पूछता है। सोल्जर बताता है कि 3 दिन पहले ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया था, लेकिन उनकी कैप्टन सारे ज़ॉम्बीज़ को बिल्डिंग के अंदर ले गई और एक रस्सी से लटक के वापस आ गई, जिसके बाद हमने उस पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के चिथड़े उड़ा दिए। ये बताते बताते वो सोल्जर उस बिल्डिंग के करीब पहुंच जाता है, और जब वो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो हमारे हीरो के होश उड़े हुए थे। वो सोल्जर हमारे हीरो से पूछता है कि अब तुम ऐसा चेहरा बना के क्यों खड़े हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बिल्डिंग से ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाएंगे? और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उस सोल्जर के पीछे काफी बड़ा ज़ॉम्बी आ चुका था। उस ज़ॉम्बी को देख के सोल्जर हक्का बक्का रह जाता है। लिटरली उस ज़ॉम्बी का चेहरा बहुत ही भयानक था। इससे पहले कि वो सोल्जर कुछ और करता, वो ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है और एक ही मुक्के में उसका पापड़ बना देता है। तभी वहाँ कैप्टन चा आ जाती है और वो ज़ॉम्बी कैप्टन चा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन चा उसके अटैक को डॉज कर लेती है। ज़ॉम्बी के अटैक को डॉज करने के बाद कैप्टन अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देती है, तुम्हारे पास जितनी भी गन्स हैं सारी की सारी इस ज़ॉम्बी के अंदर उतार दो। कैप्टन की बात मानने के बाद सोल्जर्स अंधाधुंध फायर करने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी को ढेरों गोलियां लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था और वो गुस्से में आके 3 और सोल्जर्स को मार देता है। वहां पर एक और सोल्जर था, वो बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस सोल्जर पे अटैक कर देता है। कैप्टन चा फुर्ती दिखाती है और उस सोल्जर को उठा के वहां से दूर हो जाती है। कैप्टन चा सोल्जर से कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम वहां पे बैठ के कर क्या रहे थे? कैप्टन ये बात तो अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। वो बाकी सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि जल्दी से मॉल के अंदर चलो। तभी हमारा हीरो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैप्टन हमारे हीरो से कहती है, चुप रहो और भागते रहो। लेकिन उसकी बेटी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी, उसकी भागने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। ये देख के हमारा डैम हीरो वहीं रुक जाता है। भाई इसे बोलते हैं ऑरा फार्मिंग। सीखो भाई सीखो, सुपरमैन डीसी कुछ तो सीखो। भाई ने इतने सारे सोल्जर्स को मरने दिया ऑरा फार्मिंग करने के लिए। खैर जो भी हो, हमारा हीरो पीछे मुड़ता है और उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन चा सोच रही थी कि वो इसे मॉल से दूर ले जाएगी और इतने वक्त में वो इसकी वीकनेस का पता कर लेगी। तभी उसका ध्यान जाता है कि मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारे लोग हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अभी तक भागे क्यों नहीं। अब वो इतने सारे लोगों को तो मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो पीछे मुड़ जाती है और अपने सोल्जर से कहती है, जल्दी से ने यहाँ से बाहर निकालो। तभी उसका ध्यान दामी पे जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे फादर कहाँ पे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा लीचड़ बाप तुम्हें छोड़ के भाग गया? लेकिन दामी उसे इशारा करके बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे फादर वहाँ हैं। और जब कैप्टन चा पीछे मुड़ के देखती है तो हमारे हीरो ने उस ज़ॉम्बी का सर फाड़ दिया था। लिटरली उसे मुक्के मार मार के मार दिया था। बचे कुछ सोल्जर और जितने सिविलियन थे, भाई साहब क्या ही रिएक्शन था उनका। ज़ॉम्बी को मारने के बाद अपना हीरो काफी एटीट्यूड में आगे आ जाता है और अपनी बेटी से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे एक्शन लेना पड़ा, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तभी कैप्टन चा उसके ऊपर बंदूक तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या बवासीर हो बे? हमारा हीरो काफी ज्यादा ऑरा फार्मिंग करता है। आगे वो बताता है उसका नाम है रियो मिनसियोक और वो दामी का बाप है और एक ज़ॉम्बी स्पेशलिस्ट है। उसकी बात सुन के किसी को भरोसा नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी बेटी के भी होश उड़ चुके थे। वो बताता है कि जब से एपोकलिप्स आया है वो हजारों ज़ॉम्बीज़ की आदतें नोटिस करता है, उनकी क्या वीकनेस है और वो कैसे बिहेव करते हैं, उसने सब कुछ नोटिस किया है। और हंसते हुए उन सभी से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके मुझे काफी अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ काम करूँ। भाई साहब किसकी
नहीं फटेगी इसका ऐसा चेहरा देख के। कैप्टन चा अपना खंजर निकालती है और उसकी गर्दन पे रख लेती है। दामी कैप्टन चा से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन कैप्टन उससे कहती है कि चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हारे बाप ने अभी अभी एक ऐसे मॉन्स्टर को मारा है जिसपे गोलियों का असर नहीं हो रहा था, वो भी अपने नंगे हाथों से, और इसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हैं जैसी ज़ॉम्बीज़ की होती हैं। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो, क्या तुम इंसान हो? हमारा हीरो फिर से और फार्मिंग करता है, साइतामा बनने की कोशिश की जा रही है। वो कहता है बुलेट्स का असर तो हुआ है, लेकिन मैंने तो बस किल चुरा लिया। भाई पबजी चल रहा है क्या यहाँ पे? आगे वो बताता है इस ज़ॉम्बी का नाम है ईटर और ये एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। इसके पास काफी डिफेंसिव पावर है, लेकिन इसका जबड़ा काफी वीक होता है। इतना बताने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि अगर तुम्हारे पास मेरी जितनी ताकत हो तो डेफिनेटली वीक ही होगा। कैप्टन उससे पूछती है लेकिन तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? वो बताता है कि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसलिए उसकी आंखों में मेलेनिन बहुत ही कम आया है। आगे वो ज़ॉम्बी कैप्टन चा से कहता है क्या मैं ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा हूँ तुम्हें? कैप्टन चा ये बात तो समझ जाती है कि ये आदमी नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो ये बात भी समझ जाती है कि एक ज़ॉम्बी अपनी बेटी को थोड़ी बचाएगा, इसीलिए वो उसे जाने देती है और उससे कहती है कि भले ही मैं तुम्हें मॉल के अंदर आने दे रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें तुम पे ही बनी रहेंगी। कैप्टन चा का ध्यान अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी पे जाता है, जिन्हें देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी दो सोल्जर भागते भागते आते हैं और कैप्टन से पूछते हैं तुम ठीक हो ना? लेकिन कैप्टन उन्हें लात मारती है और उन्हें बताती है सिविलियन मॉल में क्या कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड पार्क में क्यों नहीं गए थे? वो सोल्जर बताते हैं हम घबरा गए थे और हम इसीलिए एक्शन नहीं ले पाए। कैप्टन चा उस सोल्जर को और भी ज्यादा डांटती है कि अगर वो मॉन्स्टर रुकता नहीं तो वो सारे मारे जाते। लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम ज़ॉम्बी के हाथों नहीं मेरे हाथों मारे जाओगे। इतना बताने के बाद कैप्टन वहां से चली जाती है। मॉल के अंदर सारे के सारे सिविलियन मस्त बैठे पिकनिक मना रहे थे। हाँ, पूरी दुनिया में एपोकलिप्स मचा हुआ है और ये पिकनिक मना रहे हैं वो। और उन्हीं लोगों के बीच में हमारा हीरो और उसकी बेटी भी बैठे हुए थे। उसकी बेटी कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप पकड़े नहीं गए, लेकिन आप इतना अच्छा झूठ कैसे बोल लेते हो? मेरा तो दिल फटने ही वाला था। उसका फादर बताता है कि कमांडर चा किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आती, ना ही वो अपना वेपन आसानी से निकालती है, इसीलिए मुझे थोड़ा ज्यादा ही झूठ बोलना पड़ा। दामी उससे पूछती है क्या तुम उसे जानते हो? ये सुन के वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है, इसीलिए वो दामी से कहता है कि तुम ऐसा सोच सकती हो। आगे वो पूछती है आप इतना अच्छा झूठ बोलना कहाँ से सीखे? हमारा लौंडा बताता है कि तुमसे ही सीखा हूँ। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है और सोचता है कि अगर इन सभी को पता चल गया कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ तो इनकी फट के चौ हो जाएगी। जब वो खाना लेके वापस आता है तो उसकी बेटी ऑलरेडी सो चुकी थी, इसीलिए उसे वो ब्लैंकेट से कवर कर देता है और सोचता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार मेरे घर के सामने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए। उसके बाद एक इवॉल्व ज़ॉम्बी आ गया और काफी ज्यादा सोचने के बाद वो ये सारी चीजें समझ जाता है कि इस बार जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। वो बताता है वो इस बात को महसूस कर सकता है, इस दुनिया के सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तलाश कर रहे हैं। और जैसा उसने सोचा था वाकई में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिलके हमारे हीरो को ढूंढ रहे थे। ये सारे ज़ॉम्बीज़ हमारे लौंडे को मारना चाहते हैं। रात के टाइम हमारा हीरो मॉल से बाहर आता है और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से थे, लेकिन फिर से हमारा लौंडा ऑरा फार्मिंग करता है और कहता है मुझे ज़ॉम्बीज़ को अलग अलग जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा। और वो एक बार फिर से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है। वो अकेला और सामने ढेरों ज़ॉम्बी, लेकिन वो एक एक करके सबको काट पीट के अलग कर देता है। अगर तुम इसके फाइटिंग सीन देखना चाहते हो तो तुम मानवा पढ़ सकते हो। मैं इसकी लिंक तो नहीं दूंगा लेकिन नाम बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ यार पढ़ लेना। और क्या, अगली सुबह मार्ट के अंदर उसकी बेटी को होश आता है और वो देखती है कि उसका बाप उसके लिए खाना लेके आया है। वो दामी से कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा भूखी हो, अब इसे जल्दी से खा लो। उसकी बेटी भी खुशी खुशी खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर कैप्टन चा को बताता है हमारे मॉल के चारों तरफ सन्नाटा है, सारे ज़ॉम्बी सपाचट हो चुके हैं। कैप्टन चा ज़ॉम्बी की बात सुन के भड़क जाती है। वो उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे आसपास के ज़ॉम्बी कैसे मारे जा सकते हैं? भला एक रात में उन्हें कौन मार सकता है?
जो कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से एपोकलिप्स वाली दुनिया में। वो सोल्जर बताता है कि ये सारा कांड मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, वाकई में सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं। कैप्टन चा बेचारी सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, उसे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ही रात में सारे ज़ॉम्बी मर गए, लेकिन वो सिचुएशन को आसानी से समझ जाती है और कहती है जाओ जाके सबको इकट्ठा करो, हम अब ये मॉल छोड़ के जाने वाले हैं। मॉल के अंदर मौजूद सारे सिविलियन जब बाहर देखते हैं तो उन्हें कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि सारे के सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं। सारे के सारे सिविलियन सेलिब्रेट करने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं। तभी हमारा हीरो दामी को एक हेलमेट देता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे मत उतारना। उतने में ही वहाँ कैप्टन चा आ जाती है और सारे सिविलियंस को बताती है हमें नहीं पता लेकिन सारे ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं और इसीलिए हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। अब कैप्टन की ये बात सुन के सिविलियंस का दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये जगह छोड़ के क्यों जा रहे हैं, जबकि अब वो पूरी तरह से सेफ हैं। कैप्टन चा उन्हें बताती है कि उन्हें रेडियो पे एक सिग्नल मिला था, उनके पास ही एक और मिलिट्री कैंप है और हम सभी उस मिलिट्री कैंप में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं। सारे के सारे सिविलियन पैनिक कर जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमें एक रेडियो की दम पे यहाँ से ले जाना चाहती हो, क्या होगा अगर वहाँ पे कोई हो ही ना, या वो सब के सब ज़ॉम्बी बन चुके हो, और अगर वो रेडियो सिग्नल ही झूठा हो तो क्या करेंगे। लेकिन कैप्टन चा उन सभी को बताती है जिसने रेडियो सिग्नल भेजा था मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर मेरा गैस बिल्कुल करेक्ट है तो हम वहाँ पे जाके बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन कैप्टन चा की बात मानने के लिए कोई भी सिविलियन तैयार नहीं था, वो सारे के सारे भड़के हुए थे बाबू। कैप्टन चा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, अगर हम यहाँ पे रुके रहे तो और भी ज़ॉम्बी आ जाएंगे, लेकिन सिविलियन कहते हैं कि ना रे बाबू ना, हम ना जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है ज़ॉम्बी भी ना आएंगे। तभी उनमें से एक सिविलियन कहता है मुझे पता था ऐसा ही होगा, ये छोरियां छोरों से कम है के। वो उन सभी से कहता है कि अगर यहाँ पे कोई लड़का लीडर होता तो बात बन जाती, मुझे पता था ये लड़कियां गलत डिसीजन लेती हैं। उसकी बात सुन के तो कैप्टन चा के भी होश उड़ जाते हैं। तभी हमारा हीरो ऑरा फार्मिंग करने आ जाता है। वो उन सभी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लड़का अपने आप को लीडर बनाना चाहता था, जब वो हमारे हीरो से बहस करने की कोशिश करता है तो उसे हमारे हीरो की जगह एक डरावना ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देख के लिटरली वो 4 बार अपने सपने में सूसू कर चुका होता है। हमारा हीरो सारे सिविलियन से कहता है अगर तुम इसी मॉल के अंदर रहोगे तो सारे ज़ॉम्बी वाकई आ जाएंगे और तुम्हें डिनर में खा जाएंगे। एक सिविलियन हमारे हीरो से पूछता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो क्या हम वाकई में बच जाएंगे। हमारा लौंडा बताता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सोल्जर्स का साथ वाकई नहीं देना चाहते? क्या होगा अगर ये सोल्जर्स यहाँ से अकेले चले जाएं? क्या इनके बिना तुम जिंदा रह पाओगे? हमारे लौंडे की बात सुन के खामोशी छा जाती है और अब वो सारे सिविलियन अच्छी तरह से ये बात समझ चुके थे, अगर ये सोल्जर यहाँ से चले गए या फिर इन्हें प्रोटेक्ट करने से मना कर दिया तो इनकी लंका लग जाएगी, इसलिए अब ये ज्यादा मुंह नहीं चलाते। अब वो सोल्जर्स को अप्रिशिएट करने लगते हैं, कहते हैं इनकी वजह से ही तो हम जिंदा है बाबू। कैप्टन चा हमारे हीरो की कम्युनिकेशन स्किल देख के हैरान हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता इसने सबका मन पलट दिया, आखिर ये लौंडा है कौन। हमारा लौंडा कैप्टन चा को बताता है कि मैं लोगों को पटाने में माहिर हूँ, क्योंकि वो 99 बार जीत चुका है और वो काफी सारे गुंडों के हाथों पकड़ा भी गया था, तो उन्हें मनाना पड़ता था भाई। और वैसे भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है कैप्टन, अगर आप हमारी कैप्टन हो तो हम सब जिंदा बच जाएंगे। देख लो भाई, ज़ॉम्बी कह रहा है हम जिंदा बच जाएंगे। कैप्टन चा उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछती और सभी से कहती है तैयार हो जाओ, हम अभी के अभी निकलने वाले हैं। वो सभी के सभी वहाँ पे मौजूद गाड़ियां लेके जाने लगते हैं। आगे जाते जाते उनका सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है, जिनसे बचने के लिए वो गाड़ियों से बाहर कैन फेंकने लगते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की सुनने की पावर
देखने की ताकत से कई गुना ज्यादा होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाते जाते बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे। कैप्टन चाउ सभी को एक टूटे हुए ब्रिज की तरफ ले जा रही थी। अब तुम कहोगे वो ज़ॉम्बी इन्हीं के पीछे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भैया ये आवाज कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। अगर किसी ने भी कमेंट में अंट संट लिखा ना भाई, मैं ये पूरी मानव 50 बार पढ़वा लूंगा तुमसे। कैप्टन चा का ड्राइवर गाड़ी को ब्रिज के एकदम किनारे पे जाके रोकता है, जिसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बी पानी में गिर जाते हैं। कैप्टन चा बताती है कि सारे ज़ॉम्बीज तुम पे अटैक करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, और इसी चीज का फायदा उठा के उसने इन्हें पानी में गिरा दिया। और अब बचे कुचे ज़ॉम्बीज को हमारा हीरो रोलर कोस्टर से कुचा देता है भाई। और फार्मिंग बोलते अपने हीरो के सामने कोई बोल सकता है के? टॉमी को अपने फादर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि कैप्टन चा की यूनिट वापस आ चुकी है और उसका सो कॉल्ड ज़ॉम्बी फादर भी वापस आ चुका है। लेकिन वो देखती है कि उसके रोलर कोस्टर के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज के टुकड़े लगे हुए हैं। उसका फादर अपना रोलर कोस्टर सारी गाड़ियों के आगे लगा देता है और जो भी ज़ॉम्बी उनके आगे आ रहा था वो उन्हें कुचले जा रहे थे। ऐसा करते करते वो एक जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं और हमें पता चलता है उन्हें जहां आना था वो वहां पहुंच चुके हैं। हमारा लौंडा बताता है मुझे जिस सेफ सिटी के अंदर जाना है वहां तक जाने के लिए यहाँ आना जरूरी था। भले ही मैं यहाँ जल्दी पहुंच गया, लेकिन मैं थोड़ी भी लापरवाही नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी बची है। कैप्टन चा के वहां पहुंचते ही सारे के सारे सोल्जर्स उसका वेलकम करते हैं। कैप्टन चा उन सोल्जर्स से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? वो बताते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि आप आने वाले हो। हमारे क्लोनल ने कहा था कि यहाँ पे एक लड़की आके बवाल जरूर मचाएगी। जो सुन के कैप्टन चा को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है तुम्हारा क्लोनल है कहाँ? सोल्जर्स बताते हैं कि वो पीछे की तरफ ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे हैं। जो सुन के कैप्टन चा थोड़ी सी डर जाती है और उनसे पूछती है कि उसके साथ कितने सोल्जर्स गए हैं, लेकिन वो सोल्जर बड़े ही आराम से बताता है कि वो अकेले गए हैं, अकेले। वहीं इनके बेस के पीछे की तरफ क्लोनल आई डोंट नो भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे ही इंग्लिश बोली जाती है, तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और कमेंट में जिसने भी ज्ञान बांटा समझ लो भाई, फिर इंग्लिश डेंजरस है मेरी। खैर, दरवाजे के पीछे उनका कमांडर सारे ज़ॉम्बीज को धोए जा रहा था और वो भी गन से नहीं कुल्हाड़ियों से धो रहा था भाई। इसका नाम है चा पोंग हो। सोल्जर्स अपने कमांडर से कहते हैं अगली बार गन का इस्तेमाल कर लेना, क्या होगा अगर ये ज़ॉम्बी तुम्हें काट लेंगे? लेकिन कमांडर हंसते हुए कहता है ये पिद्दी ज़ॉम्बी मुझे काटेंगे? मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मैं इन ज़ॉम्बीज को देख के पता लगा सकता हूँ कि ये कितने पानी में हैं। और वैसे भी तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा बेकार हैं, अगर तुम मेरे साथ फाइट करने आओगे तो मुझे ही दिक्कत होगी। उनका कमांडर वापस आते हुए कहता है मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, क्योंकि कमांडर की एज काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम्हें तो पता है बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता। इससे पहले कि कमांडर वहां से जाता, एक और ज़ॉम्बी उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा कमांडर पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसे रोलर कोस्टर से टमाटो सॉस बना देता है और जब कमांडर हमारे हीरो की तरफ देखता है तो उसे एक टेरिफाइंग ज़ॉम्बी दिखाई देता है। हमारा लौंडा आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये बताता है कि वो कैप्टन चा के साथ आया है, लेकिन तभी कमांडर अपनी कुल्हाड़ी से उस पे हमला कर देता है भाई। सोल्जर्स को लगता है हमारे कमांडर सटे आ चुके हैं, नॉर्मल लोगों पे भी हमला कर रहे हैं। फिर उनका ध्यान जाता है हमारे हीरो ने एक हाथ से कुल्हाड़ी रोक ली। तभी कमांडर सोल्जर्स से कहता है रेड अलर्ट चालू कर दो, ये आदमी एक मॉन्स्टर है। तभी हमारा हीरो ऑरा फार्मिंग करता है और कहता है कि तुम्हारी आंखों को कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहते ही वो कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आगे वो कमांडर से कहता है मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम शब्दों से तो मानोगे नहीं। इसीलिए वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं बेस के अंदर रेड अलर्ट चालू हो जाता है। कैप्टन चा बेस के अंदर सोल्जर्स से पूछती है कि क्या चल रहा है। वो सोल्जर्स बताते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें रेड अलर्ट के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तभी एक सोल्जर आके कैप्टन चा के ऊपर बंदूक तान देता है। कैप्टन चा उससे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। वो सोल्जर बताता है जिस मॉन्स्टर ने हमारे कमांडर पे अटैक किया है उसने तुम्हारा नाम लिया है। कैप्टन चा उससे पूछती है कि तुम किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो। फिर वो सोल्जर हमारे लौंडे का नाम बताता है
कैप्टन चा और सारे के सारे सिविलियन उसका नाम सुन के चौंक जाते हैं, लेकिन दामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपना लौंडा कमांडर के साथ फाइट कर रहा था। फाइट करते करते उसका पंच दीवार से जाके टकराता है और दीवार के अंदर बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। कमांडर उससे कहता है कि तुम अभी भी अपने आप को इंसान बुलाते हो। उन दोनों की फाइट काफी इंटेंस चल रही थी, लेकिन हमारा हीरो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा था। कमांडर भी इस बात को समझ जाते हैं कि ये मुझसे पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा, इसीलिए वो हमारे हीरो पे भड़क जाते हैं कि तू मुझे पिद्दी समझ रहा है। लेकिन हमारा लौंडा बताता है कि मैंने पूरी पावर लगा दी तो तुम्हारा कीमा बन जाएगा। कमांडर भी हमारे हीरो की बात अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि उसे ये बात पहले से पता थी कि वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ का बाप है। लेकिन हमारा हीरो कमांडर से कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो सुन के कमांडर जोर जोर से हंसने लगता है और हमारे लौंडे से कहता है तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना, तुझे मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। रियू बताता है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को है, इसीलिए कृपया कीजिए और मुझे मेरी बेटी और जितने भी लोग मेरे साथ आए हैं उन्हें यहाँ रहने दीजिए। और अगर आप मेरी बात मान जाते हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रात में हमें सिविलियन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे सिविलियन हमारे लौंडे के बारे में ही बात कर रहे थे। बेसिकली उन्हें पता चल चुका है कि वो एक ज़ॉम्बी है। वहीं हमारे लौंडे को चेन में बांध के जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल में डालने का आइडिया हमारे लौंडे का ही था। वो जेल में रह के ये साबित करना चाहता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है। वो दोनों आपस में खिड़की से बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद उसकी डॉटर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ 3 सोल्जर्स आते हैं और हमारे लौंडे से कहते हैं कमांडर ने तुम्हें बुलाया है। कमांडर हमारे लौंडे को बताते हैं हमारे सेंसर्स ने कुछ लोगों को डिटेक्ट किया है, लेकिन उनके साथ साथ एक अजीब सा सिग्नल भी डिटेक्ट हो रहा है। इस ऑपरेशन के लिए हमें जल्दी करनी पड़ेगी। अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई भी जिंदा बचेगा। अगर हम ज्यादा सोल्जर्स के साथ वहाँ पे जाएंगे तो काफी देर हो जाएगी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक काफी इलाइट टीम को भेजूंगा। वहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं जाएगा। और वैसे भी तुमने कहा था तुम अपनी डॉटर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे ही हमारा हीरो ये बात सुनता है वो सारी जंजीर चकनाचूर कर देता है और कमांडर से पूछता है कि हमें कब निकलना है। कमांडर काफी डरावना चेहरा बना के कहता है अभी निकलना है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्हें जाना है। उस इलाके के अंदर एक छोटा सा बच्चा बहुत चिल्ला रहा था और अपने आसपास मौजूद लोगों को काफी ज्यादा हैरान कर रहा था, जिसकी वजह से एक बुढ़ा कहता है यहाँ पे पहले से ही बहुत जगह कम है, ऊपर से ये चिरकुट हमें हैरान कर रहा है। वहीं एक बुढ़ी कहती है वो तो एक बच्चा है, वो क्या जानता है। तभी वो छोटा बच्चा बार बार अपनी मम्मी को आवाज लगाता है और इशारा करके अपनी छत की तरफ दिखा रहा था कि छत की तरफ देखो। तभी वहाँ सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी मॉम छत पे देखती है वहाँ किसी का डरावना चेहरा दिख रहा था जो उन्हें घूर के देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कमांडर रास्ते में आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को उड़ाता जा रहा था और हमारे हीरो से पूछता है कैसी लगी मारियोरा फार्मिंग। मारी गाड़ी थारे रोलर कोस्टर से तो अच्छी है ना। हमारा हीरो भी कहता है हाँ भाई हाँ, थारी गाड़ी अच्छी है, इसकी स्पीड एक रोलर कोस्टर से बहुत ज्यादा है। तू जीत गया भाई, जीत गया, थारी और फार्मिंग नेक्स्ट लेवल है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और उस बेस के अंदर सारे लोग छत से उल्टे लटके हुए थे। जब उन सभी को होश आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उस छोटे बच्चे की माँ देखती है कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। यहाँ वहाँ झटकने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। सारे सिविलियंस अपने आप को आजाद कर लेते हैं, लेकिन वो बुढ़ा अभी भी वहीं पे फंसा हुआ था। वो उनसे कहता है बेवकूफो मुझे तो आजाद करो। लेकिन उस बच्चे की पगलाई हुई माँ उससे कहती है तुमने मेरे बेटे को देखा है। लेकिन वो बुढ़ा बताता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं ऊपर टंगा टंगा क्या कर रहा हूँ। अब तुम्हारी बकवास हो गई हो तो हमको अंटाई कर दो। लेकिन तभी उस बुढ़े के बगल में एक अजीब सी बुढ़िया आ जाती है। उस बुढ़िया को देख के उस बुढ़े की फट जाती है। भाई क्या हो रहा है, ये कैसी सीरीज है, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं।
तभी उस छोटे बच्चे की माँ को अपनी औलाद की आवाज आती है। जब सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे तो वो एक बेसमेंट के अंदर चली जाती है। एक सिविलियन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। लेकिन उसका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था क्योंकि ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके थे और वो सब पे अटैक कर देते हैं। वहीं वो पगलेट माँ अपने बच्चे के लिए बेसमेंट में ही जा रही थी। वो बेसमेंट के नीचे आके अपने बच्चे को जोर से आवाज लगाती है लेकिन उसका बेटा एक बहुत ही डरावने ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था जिसके मकड़ी की तरह पैर भी थे और वो इंसानों को खा रहा था। यहाँ तक कि वो अपनी मदर को भी पकड़ के खाने वाला था। उसकी मदर को लगता है कि वो सपना देख रही है, उसका बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उसे खाता, हमारा हीरो वहां पे सॉलिड एंट्री मारता है और उस ज़ॉम्बी की लंका लगा देता है। जब हमारे हीरो की तरफ कैमरा शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है उसकी बॉडी के चारों तरफ आग लगी हुई है। आगे हमारा हीरो बताता है इस ज़ॉम्बी का नाम है स्किन वॉकर। ये इंसानों को बेहोश कर देता है उन्हें जान से मारने से पहले और ये दूसरे इंसानों का चेहरा भी कॉपी कर सकता है। लेकिन एक्चुअली में ये एक तरह का मकड़ा है। वो ज़ॉम्बी उठने के बाद हमारे हीरो पे अटैक कर देता है और हमारा हीरो भी उस पे अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा टेंस थी लेकिन इससे पहले कि हमारा हीरो से मारता, उस बच्चे की माँ उसे रोक देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, सटे आ चुकी है भाई है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी हमारे हीरो पे अटैक करने वाला था। इससे पहले कि वो उसे मारता, हमारा हीरो पीछे हट जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। एक बार फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस बार फाइनली हमारा लौंडा उसे मार देता है। वहीं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी सिविलियन थे वो जैसे तैसे ज़ॉम्बी से बचे हुए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है और जब वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज मारे जा चुके थे और उनके सामने अपना लौंडा खड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ सारे मिलिट्री के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और 37 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ तक कि उस पगलेट माँ के छोटे बच्चे को भी बचा लिया गया था। जब वो वापस मिलिट्री कैंप के अंदर आता है तो सारे उसकी तारीफ करते हैं। ये वही लोग हैं जो उसकी बुराई कर रहे थे। कमांडर उसे मिलिट्री कैंप के अंदर रहने की परमिशन भी दे देता है और एक बार फिर हमारे हीरो की ऑरा फार्मिंग कंप्लीट हो जाती है। वेस के अंदर एक सोल्जर नोटिस करता है कि उसका एक साथी मिशन कंप्लीट करने के बाद बहुत जोर जोर से खांस रहा है। उसे लगता है कि इसे कोई नॉर्मल बीमारी हो गई होगी, इसीलिए वो उसे दवाई देके वहां से चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो सोल्जर एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। खैर, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बता देना और क्या, मिलेंगे अगली वीडियो में 1 साल बाद।